हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक पाल फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और बोर्ड का प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। और इस बीच हम आपके बीच ला चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का एक नोट्स है, जिसमें आप लोगों को रासायनिक समीकरण के बारे में बताया जाएगा और इसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखवा नोट कराई जाएंगी। ठीक है, इसको आप अगर पढ़ते हैं तो चीज़ें आपके लिए बेहद आसान हो जाती हैं और आपको अच्छी तरह से याद हो जाते हैं। एक बार पढ़ेंगे आप, वो चीज़ें बहुत ही क्लियर हैं, सुस्पष्ट हैं। बिल्कुल आसान भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे और देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, चीज़ें अच्छी हैं। इसको आप एक बार दोहरा लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आपको 70% का जो रिकवरी होती है, ठीक है, वो चीज़ें रिवीजन हो जाती हैं। अगर आपने पढ़ा है तो वो चीज़ें रिवीजन हो जाएगी और आप बहुत ही अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम यहाँ पर। जो पहला टॉपिक है इसमें समीकरण के बारे में, तो ऐसे परिवर्तन यहाँ पर हम बात करेंगे। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण हो जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट जो दिया गया है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि अभिकारक किसे कहते हैं। ठीक, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। तो अभिकारक क्या होता है, जो किसी अभिक्रिया में हिस्सा लेता है उसको अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर तीन चीजें क्लियर हुई। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं। और उसके बाद हमने जाना ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसको उत्पाद कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, इसमें उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे भोजन का पाचन, ठीक है, श्वसन, लोहे पर जंग का लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना। ये सारी क्रियाएं जो होती हैं ये रासायनिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, ये रासायनिक अपक्रिया हो रही है जिसके थ्रू भोजन पच रहा है, श्वसन हो रही है, लोहे पर जंग लग रहा है, मैग्नीशियम के फीते जो जल रहे हैं, दही बन रहा है यानी कि दही का बनना। ठीक है, दूध से दही का बनना, ये सारी चीज़ें जो घटनाएं हैं ये एक प्रकार की रासायनिक अपक्रिया होती हैं। अब इसके बाद देखते हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रेक्षण। ठीक है, ये कैसे होते हैं, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, इन सब चीज़ों का होता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये प्रेक्षण कहलाती हैं। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे रासायनिक परिवर्तनों का प्रदर्शित करना। ठीक है, इसको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, तो यहाँ पर हम देख सकते ये जो दिया गया है। ठीक है, इसको देखेंगे हम सबसे पहले। तो ये है शब्द समीकरण, यानी कि चीज़ों को लिखना हिंदी में, जैसे जिंक सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये LHS अभिकारक हो गया और ये राइट RHS ये उत्पाद हो गया, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये उत्पाद प्राप्त हुआ। उसी को हम समीकरण के रूप में जब लिखते हैं तो यहाँ क्या देखते हैं हम, जिंक प्लस H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो दिया गया है LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, बायां हाथ का तरफ के जो दिया गया है। उसके बाद RHS दिया गया है राइट हैंड साइड। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं जिसमें आप जिंक सल्फेट की बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं। ये क्या है, ये एक प्रकार से रासायनिक क्रिया हो रही है। देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को रासायनिक सूत्र लिखे गए हैं, तो इसको क्या हम कहेंगे, ये एक रासायनिक प्रदर्शन कर रहा है चिन्हों के थ्रू। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। ठीक, रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है, जिसमें रासायनिक समीकरण में
तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। अब हम बात करें रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। ठीक है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो ताप दिए जाते हैं, जो ताप दिए जाते हैं या उत्प्रेरक मिलाए जाते हैं, जिस ठीक है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो जो एरो का निशान, तीर का निशान लगाया जाता है उसके ऊपर या उसके नीचे लिख दिया जाता है कि इस पर ताप लगाया जा रहा है, कि ऊपर से कोई अभिकारक उत्प्रेरक डाले जा रहे हैं या फिर कोई दाब लगाया जा रहा है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम उसके तीर के ऊपर, निशान के ऊपर लिख देते हैं। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए क्या किया जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जैसे किसी भी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणु के संख्या के समान होने चाहिए। इसमें जैसे जो चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, अंत में उन चीज़ों को संतुलित रूप में प्राप्त करना ही यही क्रियाएं होती हैं। अब इसको हम देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे चरणबद्ध संतुलित करना, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, इसको किस प्रकार से चरणबद्ध रूप से हम देख सकते हैं। जैसे चरण फर्स्ट जो दिया गया है, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, जैसे Fe लिखा गया और H2O लिखा गया, तो यहाँ पर जब इसका समीकरण कराते हैं, समीकरण कराने के बाद आपको प्राप्त क्या होता है उसको देखेंगे, Fe2O3 प्लस H2। ठीक है, अब देखेंगे संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। चरण 2 दिया गया है, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या को नोट कीजिए। अब इसमें देखेंगे हम Fe का जो दिया गया है वो 1 है और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितनी प्राप्त हुई, यहाँ पर देखेंगे 3 प्राप्त हो गई। उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या जो दी गई है H2 है, पर अभिकारक में परमाणु की संख्या कितनी है, 2 दिया गया है। और इसमें देखेंगे उत्पाद में आपको भी वहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर O जो दिया गया है वो यहाँ पर 1 है। ठीक है, अभिकारक में परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है और उत्पाद में कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुए। ठीक, अब चरण देखेंगे, चरण तीसरा, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। ठीक है, Fe plus 4H2O gives Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब उसके बाद चरण 4 देखेंगे, चरण चौथा देखते हैं। इसमें दिया गया है सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। यहाँ पर आपको संतुलित करना है, जैसे 3 Fe 4 H2O, इसके बाद चिन्ह लगाएंगे एरो का, तीर का चिन्ह लगा करके Fe3O4 प्लस 4H2 मान सभी तत्वों के परमाणुओं की जो संख्या है अभिक्रिया के दोनों ओर क्या है, समान। अब हम बात करते हैं चरण 5वां जो दिया गया है, अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। इसकी भौतिक अवस्था लिखेंगे, जैसे यस ठोस, आई जो दिया जाता है द्रव्य, यल जो दिया जाता है द्रव्य, लिक्विड होता है, गैसीय अवस्था को जी दिया जाता है, जलीय विलयन को AQ लिखा जाता है, Fe3Fe जो है इसको ठोस कहते हैं। ठीक है, और 4H2O गैस के रूप में है और गिब्स हमको प्राप्त क्या हो रहा है, Fe2O3 जो है वो सॉलिड अवस्था में प्राप्त हो रहा है, ठोस अवस्था में। 4H2 जो प्राप्त हो रहा है वो हमको गैसीय अवस्था में प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से जब हम समीकरण लिखते हैं तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, यस का प्रयोग करते हैं, यस का मतलब होता है ठोस। ठीक है, यस का मतलब हो जाएगा सॉलिड,
यहाँ पर यल लिखा गया है। यल का मतलब होता है लिक्विड। यल का प्रयोग हम क्यों करते हैं? लिक्विड मतलब होता है तरल पदार्थ यानी कि द्रव्य। और यहाँ पर गैसीय अवस्था यानी कि जी का प्रयोग करते हैं। जी का मतलब होता है गैस, गैस, इसलिए यहाँ पर हम जी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ए क्यू का प्रयोग किया गया, ठीक है। एक्वा मतलब होता है पानी, ठीक है, जलीय, ठीक है। एक्वा कल्चर, ये सारी चीज़ें आप जब जानते हैं तो वहाँ एक्वा का मतलब होता है जलीय, जल से लिया गया है एक्वा, एक क्यू, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इन सारी चीज़ों का उसके पहले अक्षर का प्रयोग करके इनका शॉर्ट फॉर्म निकाला जाता है। भौतिक अवस्थाएं बताई जाती हैं, ठीक है। ठोस, द्रव्य, गैस और जलीय के बारे में बता। उसके बाद हम बात करते हैं चरण जो छठा होता है। इसमें क्या किया जाता है? कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि की भीति के निशान को ऊपर नीचे लिख दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं? जैसे पहला हम देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे ए प्लस बी मिलते हैं तो क्या हमको सी प्राप्त हो जाता है। इसमें हम उदाहरण के रूप में देखते हैं। उदाहरण में क्या होता है? कोयले का दहन, ठीक है। इसमें क्या होता है? सी एस यानी कि ठोस और प्लस यह O2 गैस मिलकर क्या बनाता है? CO2 गैस, CO2 गैस बनाता है, ठीक है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। उसके बाद देखते हैं सेकंड जो उदाहरण है जल का निर्माण, दूसरा जो दिया गया है 2H2 गैस, यानी कि गैस के रूप में 2H2 जी आया प्लस O2, दोनों जी आए, इसमें जी और जी है यानी कि दोनों गैस की अवस्था में है। प्लस गिब्स में क्या प्राप्त हो रहा है आपको? 2H2O लिक्विड में। जब गैसों का दो गैस आपस में मिल रहे हैं तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है? लिक्विड प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर प्लस का चिन्ह बन गया है, यहाँ पर क्या रहेगा? एरो का चिन्ह रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा CaO गैसीय फॉर्म में है। उसके बाद प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में है। गिब्स हमको क्या प्राप्त हो रहा है? CaOH2 एक्वा फॉर्म में प्राप्त हो रहा है, यानी कि जलीय फॉर्म में हमको प्राप्त हो रहा है। देखेंगे ये बुझा हुआ चूना है, ठीक है, ये बुझी हुई। अब हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या मतलब होता है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर अभिकारक कोई है, ठीक है, कोई अभिक्रिया हो रही है, उसके साथ अभिकारक निकल रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ ऊर्जा भी साथ में निकल रही है, ऊर्जा भी बाहर निकल रही है, उत्सर्जित हो रही है, बाहर निकल रही है, तो वह क्रिया जो होती है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी यानी कि साथ साथ अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण हो रहा है, ऊष्मा भी उससे निकल रही है, वैसी क्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। इसको हम देखेंगे जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। जब प्राकृतिक गैस का दहन होता है यानी कि CH4 गैस के फॉर्म में है और उसके बाद O2 गैस फॉर्म में, ठीक है। जब दोनों का एक साथ क्रिया कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है हमको? CO2 गैस प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बाद 2H2O गैस गैसीय रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। और हमको क्या प्राप्त होगा? ऊष्मा इसमें से बाहर निकलेगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो एग्जाम्पल है इसका, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे हम श्वसन करते हैं यानी कि C6H12O6। इसके बाद हम बात करते हैं श्वसन यानी कि सेकंड वाला जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब हम श्वसन करते हैं तो उसमें भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है। C6H12O6 AQ प्लस 6O2 गैसीय रूप में, ठीक है। जब दोनों की एक साथ क्रिया कराई जाएगी तो हमको क्या प्राप्त होगा? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊष्मा, ठीक है। ये क्रिया कराने के बाद आपको अंत में देखेंगे अब ऊष्मा भी उत्सर्जित हो रही है, साथ साथ ये आपका क्या हो गया? अभिक्रिया हुई, ठीक है। ये पूरी अभिक्रिया हुई। अभिक्रिया करने के बाद हमको अभिकारक प्राप्त हुआ, अभिकारक के साथ साथ हमको क्या प्राप्त हुआ? ऊर्जा। तो इस प्रकार की
इस प्रकार की अभिक्रिया में जिसमें ऊर्जा अलग से प्राप्त होती है, ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं वियोजक वियोजन अभिक्रिया के बारे में। इस अभिक्रियाओं में एकल अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, जैसे ए जो होगा वो टूट करके, यहाँ देखेंगे ए है, ये एक प्रकार से, ठीक है, एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ए टूट करके दो या दो से अधिक, ठीक है, बी और सी के रूप में टूट करके एक उत्पाद बनाएगा। अब वियोजन अभिक्रियाओं में भी हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है, ऊष्मा द्वारा यह किया गया वियोजन जो होता है वह ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। इसका उदाहरण जो हो जाएगा 2FeSO4 यस यानी कि फेरस सल्फेट। अब गिब्स, जब इसमें ऊष्मा दिया जाएगा, ठीक है, इस पे क्या लिखा गया है, ऊष्मा, यानी कि ये जो अभिक्रिया है इसको कराने के लिए आपको ऊष्मा देने की आवश्यकता पड़ेगी, गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, हीट जब हम देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा ये देखते हैं। तो हमको यहाँ देखेंगे आप लोग फेरिक ऑक्साइड, भूरा लाल रंग, ठीक है, यानी कि Fe2O3 और उसके बाद प्लस SO2 गैसीय में प्लस SO3 गैसीय रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है चूना पत्थर CaCO3 जो होगा, उसको जब हम गर्म करते हैं तब क्या प्राप्त होता है, CaO प्लस CO2 गैस, बुझा हुआ चूना। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे हम लोग दूसरा जो होगा इसमें वो हो जाएगा वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन हम देखेंगे, वैद्युत वियोजन किसको कहेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन क्या कहलाएगा आपका, विद्युत वियोजन। इसके बाद हम देखेंगे प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला जो वियोजन होता है उसको हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। उदाहरण के लिए 2AgCl गिब्स। अब इसमें देखिए जब क्रिया कराई जा रही है तो इसमें किसकी आवश्यकता पड़ रही है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर 2Ag प्लस Cl2 गैसीय रूप में प्राप्त हो जाता है। वहीं अगर बात करें 2AgBr को जब सूर्य के प्रकाश में लाया जाता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश की जब उपस्थिति होती है तो यह 2Ag प्लस Br2 के दो अलग अलग अभिकारक के रूप में, अभिकारक नहीं, दो उत्पाद, ठीक है, जो उत्पाद मिल रहा है क्रिया अभिकारक के द्वारा अभिक्रिया कराई गई तो हमें जो उत्पाद प्राप्त हुआ वो 2Ag प्लस Br2 गैसीय रूप में प्राप्त हुआ। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफ में किया जाता है, किसका, प्रकाशीय वियोजन का। ठीक है, अब हम देखेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे इससे पहले हमने क्या पढ़ा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसमें क्या होता था कि जब अभिक्रिया कराने पर जब अभिकारक टूटते थे तो हमको ऊर्जा प्राप्त होती थी, ऊर्जा मिलती थी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी कि यहाँ अभिक्रिया को तोड़ने के लिए, ठीक है, अभिक्रिया को अलग अलग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर की ऊष्मा, ऊर्जा या प्रकाश देने की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे बेहद इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है उपचयन और अपचयन, जो अक्सर करके आपके एग्जाम में आते रहते हैं और बहुत बार इसका सामना होता है। ठीक है, तो अपचयन क्या होता है, उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उपचयन के बारे में। उपचयन के बारे में हम पहला पॉइंट देखेंगे, इसमें क्या होता है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि का मतलब क्या, कि कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जुड़ना, ठीक है, वृद्धि होने का मतलब क्या, कि उसके साथ जुड़ रहा है।
तो वो क्या होता है, उस क्रिया को भी उपचयन कहेंगे। ठीक है। और यहाँ अगर बात किया जाए कि सेकेंड जो लाइन लिखेंगे हम, यहाँ हम देखेंगे जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ह्रास होने का क्या मतलब होता है कि यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है। ह्रास होने का मतलब क्या, ये बॉन्ड टूट गया और यहाँ से हाइड्रोजन क्या हुआ, निकल गया। ठीक है। ह्रास होने का मतलब निकल जाना। तो जिस अपक्रिया में हाइड्रोजन अभिकारक को छोड़ करके अलग हो जाएगा वहाँ उपचयन होगा, और जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा वह क्रिया भी उपचयन होगी। ठीक। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है C+O2 gives CO2। यहाँ पर हम देखेंगे O मतलब होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कार्बन के साथ जुड़ रहा है। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी आपकी, ये क्रिया जो आपकी हो जाएगी ये कहलाएगी उपचयन। ये क्रिया आपकी क्या कहलाएगी, उपचयन कहलाएगी। ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं सेकेंड नंबर जो दिया गया है, ये देखिए आप 2Cu+O2 gives 2CuO। ठीक है। यहाँ CuO+H2, यहाँ जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, Cu+H2O। ठीक है। ये आपका बाहर हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं अपचयन के बारे में। अब अपचयन क्या होता है, यहाँ पर पहला देखेंगे हम, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ठीक है। इससे पहले हमने उपचयन में क्या देखा कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाता है, तो वो क्रिया आपकी उपचयन हो रही थी। और इस क्रिया में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। ह्रास का मतलब होता है क्षति, यानी कि वो छोड़ रहा है ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन दूर हो रहा है। ठीक है। तो ऑक्सीजन जब उससे दूर हटेगा तो वो क्रिया आपकी अपचयन कहलाएगी। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन, अभी इसके पहले हमने क्या देखा, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था और ऑक्सीजन जुड़ रहा था, लेकिन यहाँ क्या है, ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और क्या हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। ये क्रिया आपकी अपचयन क्रिया कहलाती है। ठीक है। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं कि यहाँ देखेंगे आप CuO, अब इसके बाद देखेंगे +H2। ठीक है। तो ये क्रिया जब उत्क्रमणीय क्रिया जब गिब्स दिया जाता है, एरो का चिन्ह दिया जाता है, तो उसमें आपको देखेंगे ऊपर ऊष्मा लिखा होता है। तो ये इसका मतलब क्या होता है कि क्रिया कराने के लिए क्या हो रहा है, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है, ऊष्मा दिया जा रहा है, तब हमको क्या प्राप्त हो रहा है, Cu+H2O। ठीक। तो ऊपर देखेंगे आप लोग उपचयन हो रहा है और नीचे की क्रिया क्या कर रही है, अपचयन। अब यहाँ हम बात करते हैं, ये सब क्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। इस अपक्रिया में उपचयन तथा अपचयन तथा उपचयन दोनों हो रहे हैं। इसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया में जब दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं तो उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन का क्या मतलब होता है, यानी कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में उपचयन अभिक्रियाओं का क्या प्रभाव होता है, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहला देखेंगे संक्षारण। जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आता है, आर्द्रता अम्ल के बारे में अगर हम बात करें तो आर्द्रता जैसे होता है सर्दी गर्मी बरसात में पानी होने जो शुष्क मौसम होता है या फिर ठंडा थोड़ा रैनी सीजन में हम जब देखते हैं तो क्या होता है, उस समय पानी की बूंदें इधर उधर सील बनाए रहती है, उस समय को आर्द्रता अम्लीय होती है, आदि के संपर्क में आती है तो धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है। ठीक है। अम्ल के और उसके बाद इसको क्या होते हैं, संक्षारित होने लगती हैं। उसके बाद हम देखेंगे लोहे की बनी वस्तुओं का जंग लगना, चांदी के ऊपर काली पर्वत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। ठीक है। यश दलेपन, विद्युत लेपन और पिंड करके संक्षारण के धातुओं को बचाया जा सकता है। इसके बाद हम क्या देखते हैं,
विकृत गंधिता, वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्रियों वायु के संपर्क में आने पर उचित अपचयित हो जाती हैं, जिससे इनके स्वाद और गंध में परिवर्तन होता है। इसे गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता को रोकने का क्या उपाय है, इसको हम देखते हैं। प्रतीक ऑक्सीकारक का उपयोग करते हैं। प्रति ऑक्सीकारक, जो ऑक्सीकारक न हो उसका प्रयोग करेंगे। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रखना, ऐसे बर्तन में खाद्य को रखना जहाँ पर वायु की उपस्थिति न हो। उसके बाद हम देखते हैं, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई चीज़ आप देखते हैं खाने पीने की वस्तुओं में, तो उसमें गैस भरे रहते हैं। जैसे चिप्स खाते हैं, उसमें गैस भरा रहता है, तो वो कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। उसके बाद हम देखते हैं शीतलन द्वारा। ठीक है, अब यहाँ इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आप सबके चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं